हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपकी बुक का लेसन नंबर 4 कार्यपालिका का एक पार्ट नौकरशाही। हमने अपने पिछले लेक्चर में जाना कार्यपालिका के बारे में कि कार्यपालिका दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका के बारे में हम अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। राजनीतिक कार्यपालिका कौन सी होती है? राजनीतिक कार्यपालिका में जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं और ये क्या करते हैं, अपने दल के कार्यक्रम के अनुसार शासन संबंधी नीतियों का निर्माण करते हैं। और ये कब तक बने रहते हैं? ये अगले चुनाव तक, यानी कि जब अगले चुनाव होते हैं तब तक ये अपनी नीति और कार्यक्रम के अनुसार शासन चलाते हैं। लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है वो है स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका जिसे हम नौकरशाही कहते हैं, इसमें सभी जो नौकरशाही के अंतर्गत भी सभी कर्मचारी आते हैं जो सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं को लागू करने में अहम भूमिका निभाते हैं। यानी कि राजनीतिक कार्यपालिका का मुख्य कार्य क्या है? नीतियों का निर्माण करना। यानी राजनीतिक कार्यपालिका ने नीतियों का निर्माण किया, लेकिन उन्हें लागू करने का कार्य जो किया जाता है वो स्थायी कार्यपालिका के द्वारा, यानी कि नौकरशाही के द्वारा किया जाता है। हमारे देश में नौकरशाही का बहुत महत्व है, क्योंकि यह पढ़े लिखे और योग्य और दक्ष व्यक्ति होते हैं, ठीक है, और ये सरकार के स्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य करते हैं और नीति निर्माण और उनको लागू करने में ये मंत्रियों की सहायता करते हैं। लेकिन एक बात ये जरूर होनी चाहिए कि नौकरशाही को राजनीति से अलग होकर कभी नहीं देखना चाहिए। उन्हें राजनीति से अलग रहकर काम करना होता है। उन्हें किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं नौकरशाही के स्वरूप के बारे में। नौकरशाही को 3 भागों में बांटा गया है: अखिल भारतीय सेवाएं, स्थानीय सरकार के कर्मचारी और प्रांतीय सेवाएं। नौकरशाही की नियुक्ति की जो होनी चाहिए वो बिना किसी भेदभाव के और बिना धांधली के होनी चाहिए। यानी जो इनका चयन किया जाना चाहिए वो उनकी योग्यता के अनुसार किया जाना चाहिए। और नौकरशाही का जो चयन करता है वो संघ लोक सेवा आयोग है। यानी सिविल सेवा के जो सदस्य होते हैं, इनकी जो भर्ती की जाती है वो संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा की जाती है, ठीक है। ये है जो इन्हें 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? अखिल भारतीय सेवाएं, जो राज्य के प्रशासनिक अधिकारी हैं या संघ जो नौकरशाही है, इनको 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सी? अखिल भारतीय सेवाएं, ये पूरे देश के लिए होती हैं। इनमें कौन कौन से पद हैं? IAS और IPS के। और केंद्रीय सेवाएं होती हैं, ये इनमें शामिल होते हैं जैसे भारतीय विदेश सेवा है, भारतीय राजस्व सेवा, यानी कि जो इनकम टैक्स के अधिकारी होते हैं, ठीक है, सिविल। और तीसरी है प्रांतीय सेवाएं। इसमें कौन से कर्मचारी शामिल होते हैं? जैसे बिक्री कर, ठीक है। जो भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS और भारतीय पुलिस सेवा IPS के लिए जो उम्मीदवारों का चयन होता है वो कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग करता है। ये अधिकारी क्या होते हैं? प्रांतीय स्तर पर, यानी कि राज्य के स्तर पर शीर्ष जैसे नौकरशाही जो होती है ये रीढ़ की हड्डी होती हैं। अगर आप बताएं तो हम आपको बताएं कि एक ज़िले का जो अधिकारी कलेक्टर होता है वो जिला अधिकारी IAS के स्तर का अधिकारी होता है। समझ गए ना? जो एक ज़िले का जिला अधिकारी कौन होता है? कलेक्टर होता है। वो IAS स्तर का अधिकारी होता है और वह केंद्र सरकार द्वारा निर्मित सेवा शर्तों से काबू में होता है। यानी कि वो जो केंद्र सरकार है उनकी सेवा शर्तों से काबू में रहता है। एक IAS या IPS अधिकारी किसी एक राज्य के साथ संबद्ध कर दिया जाता है, यानी कि उसे किसी एक राज्य में भेज दिया जाता है जहाँ वहाँ रहकर भी वो राज्य सरकार की देखरेख में कार्य करता है। लेकिन जो IAS और IPS अधिकारी हैं केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं, ठीक है। क्या? चाहे उन्हें एक राज्य से संबंधित कर दिया जाता है, लेकिन वो केंद्र सरकार के द्वारा ही नियंत्रित किए जाते हैं और केंद्र सरकार के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। और केंद्र सरकार चाहे तो वह उन्हें वापस भी बुला सकती है। लेकिन
इसमें एक अहम बात ये होती है कि सिर्फ केंद्र सरकार ही उनके खिलाफ कार्यवाही कर सकती है। समझ रहे हैं ना आप कि अगर किसी को दोषी पाया जाता तो केंद्र सरकार ही उनके खिलाफ किसी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही कर सकती है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जो राज्य के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे वो IAS है, केंद्र सरकार की देखरेख और उनके नियंत्रण में रहते हैं। ठीक है। और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जो नियुक्त IAS हैं या IPS अधिकारी हैं, इनके अतिरिक्त जो राज्य के प्रशासन में राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारियों की भी इसमें भूमिका होती है। अगर हम आप समझना चाहते हैं कि नौकरशाही क्या है, तो नौकरशाही वह माध्यम है कि जिसके द्वारा सरकार की जो लोक हितकारी नीतियां हैं वो जनता तक पहुंचती है। समझ रहे हो ना कि जो सरकार जो नीतियां बनाती है उन्हें जनता तक पहुंचाने का कार्य किसका होता है? नौकरशाही का होता है। और ये नौकरशाही इतनी प्रबल होती है कि जो सामान्य व्यक्ति हैं वो सरकारी अधिकारियों तक पहुंचने से बहुत डरते हैं, क्योंकि जो ये आम लोगों का अनुभव है कि जो ये नौकरशाही है ना, वो इनको नौकरशाही को चयनित सरकार है वो नियंत्रित करती है ना। इनमें से तो मतलब जिस जो उस समय की सरकार है वही उनको नियंत्रित करती है, वो उन्हीं के अकॉर्डिंग कार्य करती है, यानी कि ये उनसे बंधे हुए होते हैं। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। सब इनमें से कुछ समस्याओं का समाधान तो प्रभावपूर्ण तरीके से भी किया जा सकता है, वहीं दूसरी ओर अधिक राजनीतिक हस्तक्षेप से जो ये राजशाही है नौकरशाही है, वो राजनीतिक के हाथ का खिलौना बन जाती है। अब समझिए इस बात को। देखिए, जो हमने पढ़ा कि राजनीतिक कार्यपालिका होती है, राजनीतिक कार्यपालिका जनता के द्वारा चुने गए व्यक्ति होते हैं। ठीक है, जो नेता हैं, ठीक है, वो होते हैं। उनमें योग्यता या उनकी क्वालिफ़िकेशन नहीं देखी जाती, लेकिन जो ये IAS हैं या IPS हैं, जो इस नौकरशाही से रिलेटेड जो भी व्यक्ति हैं, जो भी पद के जो लोग हैं, वो इन सरकार राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं और ये इनके हाथ का खिलौना बनकर रह जाते हैं। यानी कि जिस तरह से राजनीतिक कार्यपालिका चाहती है, इन्हें ऐसा करना पड़ता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। इन्हें स्वतंत्र रूप से लोक हितकारी कार्य करना चाहिए। यद्यपि हमारे संविधान में भर्ती के लिए एक स्वतंत्र मशीनरी बनाई है, लेकिन कई लोगों का ऐसा मानना है कि सरकारी कर्मचारियों को अपने अपने कार्यों के संपादन में राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने का कोई प्रबंध नहीं है। और ऐसा भी महसूस किया जाने लगा है कि जो जनता के प्रति नौकरशाही का जो उत्तरदायित्व है ना, वो सुनिश्चित करने के लिए आज तक कोई पर्याप्त प्रावधान नहीं बना है। समझ में आ गया ना कि नौकरशाही क्या होती है? नौकरशाही स्थायी कार्यपालिका में जो पदाधिकारी, जो कर्मचारी शामिल होते हैं, उन्हें कहा जाता है। और इनका कार्य क्या है? राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा बनाई गई नीतियों को लागू करना। ठीक है। आई होप जो आज का टॉपिक है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।